हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपकी अपनी YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारतीय इतिहास की श्रृंखला जो आप देख रहे हैं, इसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एकदम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता भी बन के उभरी। इससे पहले ताम्रपाषाणी की स्थिति थी, लेकिन अब पूरी तरह से कांस्ययुगीन बन के निकली है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसकी ऐसी स्थिति बनी कि जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हुई। मतलब कि व्यक्तियों के विशेष की अगर हम वो बात करें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया और यहाँ पे ये देखा गया कि ये सभ्यता पूरी तरह से नगरीय सभ्यता बन के तैयार हुई। और जब नगरीय सभ्यता बन के तैयार हुई तो आप जानते हैं कि नगरों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहा गया जब मानव ने पढ़ना लिखना नहीं जाना। पूरी तरह से समाज कैसा था? निरक्षर था, यायावार खानाबदोशी घुमक्कड़ी जीवन ये व्यतीत करता था। उसके बाद ताम्रपाषाण काल की उपलब्धि आई। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? मानव ने सबसे पहले फसल कौन सा उगाया? तो मानव ने सबसे पहले किसको उगाया था? जौ को उगाया था। खाया किसको था? गेहूं को। क्योंकि आप देखिए जौ और गेहूं दोनों की खेती एक साथ होती है, लेकिन आप देखे होंगे कि जो जौ वाली फसल होती है वो जल्दी तैयार हो जाती है। जैसे एक हिंदू धर्म में एक त्यौहार है आपका, जो है क्या नाम है, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है। उसमें आप देखिए जो जौ होता है वो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, पूजा में उसको चढ़ाया जाता है। तो आप वहाँ देखे होंगे कि जब गेहूं होता है तो गेहूं, मान लीजिए गेहूं की लंबाई इतनी इतनी है तो जौ की इतनी हो जाती है, थोड़ी सी उसकी बढ़ जाती है, लोग ला जाके निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से माना गया, चलो हमारी ये फसल अब तैयार हो गई, जौ अगर तैयार हो गई तो जान लीजिए फसल तैयार। तो सबसे पहले खेत में बोया गया कौन? जौ गेहूं दोनों साथ में बोया गया, कोई पहला और पुराना नहीं था। लेकिन सबसे पहले तैयार क्या हुआ? तो सबसे पहले जो आपका तैयार हुआ वो जौ तैयार हुआ। जब जौ तैयार हुआ तो कहीं ना कहीं क्या स्थिति थी कि जब जौ तैयार हो गया लेकिन उसको मानव ने खाया नहीं। आज भी आप देख लीजिए जौ वगैरह अगर तैयार हो जाती है तो उसका प्रयोग कहाँ लोग करते हैं? उसको कहीं किनारे रख दिया जाता है, पहले गेहूं की तैयारी वगैरह हो जाती है, उसकी दवाई मड़ाई हो जाती है, लास्ट में कभी कभार उसको पीट पाट के अपना रख दिया जाता है। फिर बरसात और साथ में कभी जब बहुत महामारी आ जाती, क्योंकि उस समय महामारी थी, एक समय था कि जेठ अषाढ़ में कहावत लोग कहते थे कि चिरई चिरंगुर उपास करते थे। ऐसी समस्या आज आप ऑनलाइन मंगा लेते हो, आज आपके पास पैसा है, सारी व्यवस्था है, लेकिन उस समय बहुत दयनीय स्थिति हो जाती थी। तो लोग क्या करते थे? सतुआ खा के अपना जीवन बिताते थे, है ना। तो वही सत्तू के रूप में इसका प्रयोग, उसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल करके उसी को खा करके और 2-3-4 दिन बिता देते हैं। अभी देखिए कभी कभी क्या होती है, 2-3 दिन लगातार जब घनघोर बारिश हो जाती है तो पूरी अव्यवस्था हो जाती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये हमारी कहीं ना कहीं एक नगरीय सभ्यता थी। और जब ये नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि को लेके विद्वानों में बड़ा मतभेद है। पूरा समय अगर इसका देखा जाए 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, लेकिन जो सबसे उपयुक्त तिथि है, सबसे उपयुक्त तिथि वो 2350 से 1750 बीसी तक, ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये किस आधार पर माना गया है? तो ये कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर 14 कहा जाता है। तो कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर 2350 से 1750 ईसा पूर्व एकदम सबसे एग्जैक्ट माना गया। जैसे हमने आपको ताम्रपाषाण काल पढ़ाया, ताम्रपाषाण काल में हमने एक चीज आपको बताया था कि उसका जो समय था वो लगभग 5500 से लेकर 700 ईसा पूर्व तक। तो कहीं ना कहीं ताम्रपाषाण काल सिंधु सभ्यता के पहले भी थी, ताम्रपाषाण काल सिंधु सभ्यता के बाद भी थी, ताम्रपाषाण काल सिंधु सभ्यता के समकालीन भी थी। तो वही लगभग 3000 से 1500 या 1500 में एक नई सभ्यता विकसित हो जाती है भारत में, वैदिक सभ्यता। लेकिन अगर इस आधार पर देखा जाए कि 2350 से 1750 तो 250 साल का अंतर है। वैदिक सभ्यता का 1500 से जो है 1600 ईसा पूर्व है, तो 1750 और 1500 के बीच में आप देख रहे हैं 250 साल का अंतर है। तो कोई भी एक सभ्यता पनपी रहती है और उसको दोबारा जब वो खत्म हो जाती है, उसको दोबारा विकसित होने में कहीं ना कुछ समय लगता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये कार्बन डेटिंग सी प्रणाली के आधार पे, मतलब जिसमें कार्बनिक चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें कार्बन वाली चीज़ें पाई जाती हैं, उसका पता जो है हम लोग इसी से लगाते हैं कि ये कितने साल या कितने हजार वर्ष पूर्व रही होगी, इसी आधार पे इसको देखा जाता है। तो सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो इसके तमाम नाम हैं। तो इसके अन्य नाम की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या नाम, अभी एक एक चीज़ पूरी बताएंगे, कैसे कैसे पूरा मैप पे आपको समझा देंगे। एक हड़प्पा सभ्यता भी है, इसका नाम एक हड़प्पा सभ्यता भी है।
हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया पहला पुरास्थल था, इसी कारण जो है इसको क्या कहा गया? हड़प्पा पुरास्थल कहा गया। ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसको सैंधव सभ्यता भी कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये पत्थर के औजार का प्रयोग नहीं करते थे, बहुत नाम मात्र करते रहे होंगे। तांबे का थोड़ा बहुत प्रयोग करते थे। तांबे में एक धातु ये लोग मिलाए, टीना। तो जब तांबे में टिन मिला दिए तो ये मिश्रित धातु बन गई, और मिश्रित धातु एक नई धातु बन के तैयार हुई, जिससे इनके कार्य करने में थोड़ा सा आसानी भी हो गई। तो जब ये कांसा का प्रयोग करना शुरू कर दिए तो इसलिए इसको क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता तो एक नाम ही है, नाम इसके देखे गए, किस किस आधार पर इसका नामकरण हुआ ये। अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जब सिंधु सभ्यता विकास या प्रकाश में आई या इसका विकास हुआ तो कहाँ कहाँ ये देखी गई, चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैप के माध्यम से जो भी चीज़ें रहती हैं वो बहुत ये है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उस समय तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ही, उस समय तो अपना अखंड भारत ही हुआ करता था। क्या था कि लाहौर से लेकर के ये प्रकाश में क्यों आई? सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, ये सभ्यता जो है प्रकाश में क्यों और कैसे आई, इसके बारे में देखते हैं। कि भाई सिंधु सभ्यता तो प्रकाश में आई कब? 1921 में, 1921 में। और जब इसका समय निकाला गया तो पता चला इतने पुरानी है, तो अभी तक ये सभ्यता कहाँ दबी हुई थी। और इसके बाद जो है एक सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। उससे पहले की ये सभ्यता थी उसको और बज्र ग्रामीण होना चाहिए था, बज्र देहाती, लेकिन ये एकदम बज्र वीआईपी थी। क्या इसका कारण था, क्या मतलब था, आइए बताते हैं आपको। देखिए 1921 की अगर हम लोग बात करें तो अपने भारत में जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों का राज्य था, वही सब कुछ मालिक हुआ करते थे। कोई काम हो रहा है, कोई ठेकेदारी हो रही है, कोई कार्य हो रहा है, कोई नया निर्माण हो रहा है, उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के लोग, उन्हीं के सारा सब कुछ किया करते थे। क्या था कि जब लाहौर और कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाए जाने का काम चल रहा था, रेलवे लाइन, अब आप ये कहेंगे कि गुरुजी क्या 1921 में रेलवे लाइन बनी थी? वो तो 1853 में आ गई थी। अरे भाई हम यहाँ की बात कर रहे हैं, वो तो भारत में थी ही, थाने से पुणे वाला वो तो था, वो हम नहीं बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लाहौर से कराची के मध्य जब रेलवे लाइन बिछाए जाने का काम चल रहा था, ये है आप मान लो लाहौर, लाहौर, और इधर आप मान लो कराची, कराची। तो लाहौर और कराची के मध्य जब रेलवे लाइन बिछाए जाने का काम चल रहा था तो खुदाई शुरू हो रही थी। खुदाई के दौरान भी कुछ छोटे छोटे पुरास्थल मिले, लेकिन उतना ज्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाया गया। जब क्या हुआ, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, मार्शल साहब, सबसे पहले इसको पहचाना किसने? पहचाना किसने? चार्ल्स मैसन ने पहले पहचान की गई। सर्वेक्षण किसने किया इसका? तो कनिंघम साहब सर्वेक्षण। वहीं अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी। नाम किसने रखा? यहां एक सवाल ये भी बनता है। तो इसका नामकरण की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो नामकरण था, नामकरण ये जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। इसका जो नामकरण किया गया वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया, क्योंकि भारतीय पुरातत्व में जब भारतीय थे कर्जन साहब, तो कर्जन ने ही, कर्जन के समय में ये मुखिया बना, जॉन मार्शल, लॉर्ड कर्जन के समय, कर्जन के समय मार्शल महानिदेशक बनाए गए थे, महानिदेशक बनाए गए थे, महानिदेशक बनाए गए थे। इन्होंने ही इसका नामकरण किया। सर्वेक्षण किसने किया? कनिंघम साहब ने। पहचाना किन्होंने? चार्ल्स मैसन ने। वहीं खोज की अगर बात करें तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की। तो जब इसमें बिछाया जा रहा था तो यहीं पर एक टीला मिला, ये जिसका नाम हड़प्पा रखा गया। एक एक हड़प्पा, एक एक चीज अभी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो जब ये हड़प्पा पुरास्थल मिला तो जब खरबोट के वहां से खुदाई शुरू हुई, बुलडोजर लगा होगा,
तो देखा गया है ये तो मुक्का दिखाई पड़ा झरोखा टाइप में। तो जब उसमें इसे मुंडी डाल के देखे यही तो बहुत बड़ा हाल है भैया। और जब खुदाई हुई तो अरे ये तो सड़क वड़क बनी है भाई, जैसे कोई गांव है, कोई कॉलोनी है, कोई शहर है, कोई मोहल्ला है, जो जहाँ है भी वैसे ढह जाए और उसके ऊपर पूरा डस्ट हो गया, धूल हो गया, खार पतवार, भाई कई हजार, आज का तो है नहीं मामला। तो धीरे धीरे पूरा ऐसे समतल टाइम हो जाए, उसके बाद उस पर जंगल हो जाएगा, जैसे गाँवों में क्या कहते हैं भीट या डी, कुछ इसी प्रकार से था। तो ये जो रेलवे लाइन बिछाए जाने का काम हो रहा था, फिर इसका काम कौन कर रहे थे? एक जॉन ब्रंटन था और एक विलियम ब्रंटन और विलियम बंटन, ये दोनों लोग जो है इसका काम करवा रहे थे। और जब ये खुदाई में ये पता चला तो ये सूचना जो है फटाक से उस समय महानिदेशक थे कौन, सर जॉन मार्शल, इनके पास गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सभ्यता जो है प्रकाश में आ गई। प्रकाश में आई 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। अब इसी समय से ही खुदाई का कार्य प्रारंभ हो गया, खुदाई का कार्य प्रारंभ हो गया। तो खुदाई का जब कार्य प्रारंभ हो गया तो धीरे 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 करके अब ये भारत में भी पाया गया, पाकिस्तान में पाया गया, अफगानिस्तान में भी पाया गया। भारत के कौन कौन से राज्य में पाया गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के कौन कौन से राज्य में पाया गया, कहाँ से कौन सा पूरा स्थल मिला, पूरा मैप के माध्यम से हम आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तब ये देखा गया कि वर्तमान में जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक विस्तार है वो हमारा पाया गया भारत में। तो सब सिंधु सभ्यता या सर्वाधिक विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पर पाया गया, भारत में। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि सर्वाधिक विस्तार, वहीं सर्वाधिक पुरा स्थल की अगर बात करें कहाँ मिला, वो गुजरात में पाया गया। 250 से अधिक पुरा स्थल अकेले कहाँ पाएगी, गुजरात में। और गुजरात जो हो कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा है। गुजरात सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास नहीं था, लेकिन अब इसका नामकरण तो हो ही चुका था। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी आपकी इधर से आ रही, मैप में दिखा देंगे आपको, चिनाब है, झेलम है, कौन कौन सी, ब्यास है, रावी है, इन्हीं नदियों के किनारे सबसे पहले खुदाई हुई भाई। 1921 में यहाँ खोजा गया, फिर इधर सिंधु नदी आ जाती है, इधर खुदाई हुई। तो ये रास्ते लाइन जहाँ से जा रही थी तो वहीं वहीं खुदाई हुई। जो बड़े बड़े टीले पाए गए, तो जब एक टीले की खुदाई हुई, जैसे मान लो बड़ा सा कोई टीला है, ऐसे ऐसे भीट जिसको कहते हैं गाँवों में डी, जब इसकी खुदाई हुई, आज भी देखिए इस प्रकार का जहाँ स्थल आपको दिखता है, जब इसकी खुदाई वगैरह करिए तो यहाँ ईंटा, पाथर, नरिया, खपड़ा, कंकाल, हड्डी, मूड़, यह सब निकलता है यहाँ से। तो उस समय भी तो ये देखा गया कि अब इस प्रकार से जहाँ जहाँ स्थल दिखेगा ऐसे पूरा उच्चावच टाइप में, तुरंत उसकी खुदाई होगी और खुदाई होने के बाद जो है उसको जो है देखा जाएगा कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिला। तो ये 1921 से पहले ये व्यवस्था नहीं थी। 1921 में ही ये जब सभ्यता विकसित हुई तो उसी समय पहचान की किसके द्वारा, चार्ल्स मैसन के द्वारा। और उसी वर्ष जब पहचाना गया 1921 में मैसन ने इसकी पहचान की, तो तुरंत इसका सर्वेक्षण किसने करवाया, कनिंघम साहब ने। और खोज करने की जिम्मेदारी दयाराम साहनी को दी गई। उस समय महानिदेशक हुआ करते थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने किसको भेजा, दयाराम साहनी को। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन दोनों ठेकेदार थे, दोनों अंग्रेज थे। दोनों पहुंचे उसमें पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के पास कि भाई हमें कुछ रोड़ों की जरूरत है, और ये जो खुदाई हो रही है इसमें तो तमाम आवास वगैरह मिल रहे हैं, पुरातत्व साक्ष्य मिल रहे हैं। तो तुरंत इनको बता दिया गया कि भैया आप जो है फटाक से इसको आप देखिए जो है। तो इसका नामकरण इन्होंने रख दिया और इन्होंने भेजा किसको, दयाराम साहनी को, आप जाइए और जो है खुदाई करना शुरू कर दीजिए। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में खोज की गई, दयाराम साहनी द्वारा मार्शल के निर्देशन में खोज की गई। अब ये देखा गया कि इसका विस्तार कितने राज्यों में है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके जो निर्माता हुआ करते थे, निर्माता का मतलब यही जैसे आज भारत है और कोई भी देश है, अलग अलग देश में अलग अलग प्रजाति के अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं। अब जब खुदाई होगी तो पता चलेगा, अच्छा किताबों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, साक्ष्यों के माध्यम से कि इस जाति के लोग भारत में रहते थे। उसी प्रकार यहाँ था, तो यहाँ जाति के आधार पर नहीं था, यहाँ मनुष्य के बनावट के आधार पे था। मतलब कोनो थूथू पचका है, कोनो थूथू निकला है, कोनो मूड़ है से लंबा है, कोनो एकदम गोल मटोल है। तो 4 प्रकार की यहाँ प्रजातियाँ पाएगी, जिसको आप AM और PM के नाम से शॉर्टकट में हमने आपको बताया है। A मतलब अल्पाइन, M मतलब मेडिटेरियन, और P मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, और M मतलब मंगोलाइड। और भारत का विस्तार कहाँ कहाँ देखा गया, तो भारत का विस्तार जो है
सॉरी सिंधु सभ्यता का जो विस्तार देखा गया वो 3 देशों में देखा गया। इधर आपका अफगानिस्तान है, इधर आपका पाकिस्तान है, इधर आपका भारत में है। लेकिन इसके सबसे पहले शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? पाकिस्तान में ही हुई थी। जब लाहौर और कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जाने का काम चल रहा था तो उसी समय इसकी ज़रूरत पड़ी थी खोजने की, और जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो वहीं पर धीरे धीरे करके ये सभ्यता प्रकाश में आई और ये देखा गया कि ये तो सब पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर मिल रहे हैं। उसी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर देखा गया और ये बताया गया कि ये सभ्यता ग्रामीण नहीं, बज्र देहाती नहीं, बल्कि ये सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी, जो एक नगरों में एक अच्छी सड़क होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, बेहतरीन कॉलोनी की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे अच्छे मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी जो एक क्रियाएं हैं ये आपको यहाँ से देखने को मिली। तो इससे अनुमान लगाया गया कि भैया ये वाली सभ्यता एकदम वीआईपी थी। तो भारत की नहीं, दुनिया की पहली सबसे विकसित सभ्यता जो थी वो आपकी सिंधु सभ्यता थी, जो विश्व की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। तो ये दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है, पहली विकसित और नगरीय सभ्यता मानी जाती है। लेकिन जैसे ही इसका पतन हुआ बाढ़ आने के कारण 1750 में, भी पूरी चीज़ बताएंगे आपको एक एक, तो उसके बाद 250 साल बाद जो सभ्यता का विकास हुआ वो पूरी तरह से जाहिल झपट थी, एकदम बज्र देहाती थी, ग्रामीण सभ्यता थी। वो इसलिए ऐसा था क्योंकि वो लोग बाहर से आए थे। तो जब बाहर से आए थे तो यहाँ क्या था उनके बारे में पता ही नहीं, उनका अपना जो कल्चर था, अपना जो सिस्टम था, उसी प्रकार से जीवन को लगाते रहे। वो तो 1921 में अगर शायद ये स्थिति ना बनी होती तो ये खोजा ना गया होता, तो आज भी जो सिस्टम चल रहा है वो वैदिक सभ्यता, वैदिक आधार पर ही चलता रहा, इतना ज़्यादा परिवर्तन ना हो पाता। तो अब इसके बाद हम लोग इसका विस्तार देखते हैं, कहाँ कहाँ पाया गया इसको देखते हैं, किन किन राज्यों में पाया गया, इसके निर्माता कौन है और चारों दिशाओं में इसकी अंतिम सीमा क्या है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग इसके आगे इसमें ये देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ का था और इसकी स्थिति क्या थी। जैसे कुछ प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि मतानुसार कभी कभार मिलान करने के लिए आ जाता है, एक तरफ ये सन दे देगा, एक तरफ ये इतिहासकारों के नाम दे देगा। जैसे अलग अलग विद्वानों के अनुसार है, जैसे मार्शल साहब ये कह रहे हैं कि 3250 से लेकर 2750 तक है। मतलब इनका मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इतने में इसका विस्तार था। वहीं पर मैके साहब कह रहे हैं, इनके अनुसार ये कह रहे हैं 2800 से लेकर मात्र 2500 तक, 2500। वहीं आप देख रहे हैं 3500 से लेके 2500, 1000 के आसपास ये साल तक वत्स महोदय बताते हैं। 2500 से लेके 1500 मार्टिमर व्हीलर बताते हैं। 2350 से 1750 जो डीपी अग्रवाल जी बता रहे हैं, इसी को कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पे भी माना गया है। ये जो डीपी अग्रवाल का कहना है यही जो है कार्बन डेटिंग भी मान रहा है। कार्बन डेटिंग C14 जो है ये लगभग 50 वर्ष के जीवाश्मों का पता लगाती है, 50,000 वर्ष। अब इसमें उससे अधिक अगर आ गया, 50 से ज़्यादा आ गया, तो जब 50 से ज़्यादा आ जाएगा तो उसके लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करके उसको निकाला जाता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 50,000 से अधिक जीवाश्मों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, यूरेनियम डेटिंग द्वारा। और इसका काम क्या है? ये 50,000 तक समय निकालती है। 50,000 साल तक अगर है कोई तो उसका समय निकाल के बता देगी कि इसमें कितना है। लेकिन वहीं अगर 50,000 से अधिक जीवाश्म का समय है तो यूरेनियम डेटिंग प्रणाली के द्वारा इसको निकाला जाता है। तो सबके अनुसार क्या क्या है, कैसे कैसे, ये चीज़ आप यहाँ देख ली। अब हम लोग इसका विस्तार देख लेते हैं। अब हम लोग इसका विस्तार देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका विस्तार की अगर हम लोग बात करें, वो जो 3 देश हैं, भारत के 7 राज्यों में है। वर्तमान पाकिस्तान, उस समय तो ये था नहीं, सब एक ही था। पाकिस्तान के 3 राज्यों में है। वहीं अफगानिस्तान में केवल 2 है। एक का नाम है मुंडीगात और एक का नाम है सुरतुगुई, जो है आपके, ये कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान के जो 3 राज्य हैं वहाँ पे कई पुरास्थल पाए गए हैं। सिंध प्रांत, तीसरे पे सिंध प्रांत। अब हम लोग भारत में आ जाते हैं तो भारत में सबसे ऊपर J&K है और 7 पे आपका उत्तर प्रदेश है। ये क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। अगर हम लोग इसको मैप पे देखें जहाँ पे इनका विस्तार पाया जाता है, बाकी इधर से कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए मैप पे आपको पता होना चाहिए पूरी तरह से। तो ये जो पाकिस्तान है, ये वाला क्षेत्र तो पाकिस्तान है, इसको आप जान ही रहे हैं, भारत को अपने पहचान ही रहे हैं। और इधर आपका क्या है? अफगानिस्तान है। मैप से अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये सिंधु नदी है,
ये बहती हुई आ रही है, ये कराची के पास जो है अपना मुहाना बना दे रही है। सिंधु नदी के ही तट पर इन सभ्यताओं का विकास हुआ। सिंधु और उसकी सहायक नदी, उसमें जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो सिंधु नदी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिंधु नदी के आसपास ही सबसे पहले शुरुआत में पुरास्थल खोजे गए, इसीलिए जो है इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। ठीक, मार्शल ने इसका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया। अब 1 और 2 की अगर हम लोग बात करें, अफगानिस्तान में 1 और अफगानिस्तान में 2, ये तो हो गया। उसके बाद पंजाब आपका यहां है, पंजाब प्रांत 2 नंबर पे। बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है। 3 नंबर पे सिंध प्रांत है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं, इससे अभी आपको पूरा स्थल पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जो है इधर चले आते हैं। 1 नंबर भारत में JNDK हो गया, लद्दाख तो इधर, जम्मू कश्मीर इधर। आज परिवर्तन हो गया तो भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा जहाँ था वहीं है, वही नाम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे पे आप यहाँ राजस्थान लिखे हैं तो हम यहाँ राजस्थान लिख देते हैं, राजस्थान। चौथे पे आपने गुजरात यहाँ दिखा, गुजरात है। 5वें पे महाराष्ट्र की बात है, उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार इसका विस्तार देखा गया। 2 राज्य जो हैं, 2 पुरास्थल, ये आपके कहाँ हैं? अफगानिस्तान में। तो सबसे कम विस्तार यहीं पाया गया, अफगानिस्तान में। वहीं सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ देखा गया? तो सर्वाधिक विस्तार भारत में देखा गया, सर्वाधिक सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार देखा गया। गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक पुरास्थल यहाँ देखे गए, लगभग 250 से अधिक, 250 से अधिक सर्वाधिक पुरास्थल आपके यहाँ भी देखे गए। अब हम इसके बाद देखेंगे विस्तार के बाद इसका चारों दिशाओं की अंतिम सीमा क्या क्या है और इसके निर्माता कौन लोग थे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे चलते हैं। अब हम लोग इसका विस्तार देख लेते हैं और चारों दिशाओं में अंतिम सीमा देख लेते हैं। इसके निर्माण करने में कौन कौन लोग थे, उस समय कौन कौन सी प्रजातियां थी जो इसके निर्माण में इनकी अहम भूमिका थी, और उसके बाद कौन कौन से ऐसे पुरास्थल हैं। भाई 2-2.5-3 हज़ार पुरास्थल खोजे गए, सब तो हमको लोगों को पढ़ना नहीं है। हाँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जहाँ जहाँ से आपके सवाल बनते हैं, उसको हम जरूर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका विस्तार देख लेते हैं। ये है, ठीक। सबसे उत्तर में क्या है, सबसे दक्षिण में क्या है, सबसे पूर्व में क्या है, सबसे पश्चिम में क्या है। तो आइए इसको देख लेते हैं। और ये आपका मध्य ही है, तो इधर आपका कौन सा है? उत्तर दिशा है, ये उत्तर है, वो पश्चिम है। कहाँ कहाँ पे इसका कितना विस्तार देखा गया और वो कौन कौन से पुरास्थल पाए गए। तो सबसे उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक पुरास्थल है जिसका नाम है मांडा पुरास्थल। मंडी के नाम से है, वो आपका उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर बिजनौर के आसपास। मांडा पुरास्थल जो है ये कौन सी नदी पर था? तो चिनाव नदी पर था। कौन सी नदी पर था? चिनाव नदी पर था। इसका क्षेत्र क्या हुआ करता था? इसका क्षेत्र तो अखनूर के पास था। क्या था? अखनूर। ये आपका पड़ेगा कहाँ? JNK में। कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल मांडा पुरास्थल है, जो चिनाब नदी के तट पर है। इसका क्षेत्र अखनूर या जम्मू कश्मीर में है। वहीं पर दा से दैमाबाद और दा से दक्षिण, तो दा से दक्षिण और दा से दैमाबाद, दा से दैमाबाद। परवरा नदी जो है ये गोदावरी की सहायक है, गोदावरी की सहायक है परवरा। ये क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्र इसका क्या है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में इसका क्षेत्र पाया जाता है। कौन है? दैमाबाद पुरास्थल। अब हम लोग पूर्व पुरास्थल की बात करते हैं। तो पूर्व में देखा जाएगा तो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर पुरास्थल जो है वो हिंडन, यमुना की सहायक है। क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो आपका मेरठ में है। मेरठ मतलब उत्तर प्रदेश में है। मेरठ अर्थात उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। वहीं पश्चिमी स्थल की अगर हम लोग बात करते हैं, पश्चिमी स्थल की, तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? सुत का गेंडोर पुरास्थल।
नदी की अगर ये बात करें तो ये दास्क नदी है जो सिंधु की सहायक है। इसके क्षेत्र की अगर बात करें तो ये जो है आपका बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में है। तो 3 क्षेत्र तो आपके कहाँ दिख रहे हैं? 3 क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये महाराष्ट्र। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके कहाँ हैं? भारत में हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर भारत में है, उत्तर प्रदेश भारत में है, महाराष्ट्र भारत में है। लेकिन बलूचिस्तान की अगर बात करें तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो चारों दिशाओं की अंतिम सीमा, सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है, सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है और सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा है। यहीं अगर हम लोग बात करें तो ये जो सुत्कागेंडोर पुरास्थल है, इसको सिंधु सभ्यता का चौराहा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो व्यापार था वो कहीं ना कहीं सुमेरियन सभ्यता से बताया गया, और जो सुमेरियन सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता हमने आपको बताया, कैंड्रियन सभ्यता, उसके बाद असीरियन सभ्यता, उसके बाद बेबीलोन की सभ्यता, उसके बाद सुमेरियन सभ्यता। तो उसी का ही ये भाग है। तो इनका विस्तार वहीं नहीं बल्कि और देशों के साथ भी था, फैला हुआ था, व्यापार वगैरह करते थे। तो यही कारण है सुत्कागेंडोर को क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का चौराहा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता का चौराहा। सिंधु सभ्यता का चौराहा। सिंधु सभ्यता का चौराहा किसको कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता का चौराहा सुत्कागेंडोर पुरास्थल को कहा जाता है। तो उत्तर दक्षिण की अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तर दक्षिण वाला हिस्सा है। तो उत्तर दक्षिण में इसकी लंबाई ऐसे यहाँ लिख देते हैं, उत्तर दक्षिण में 1400 किलोमीटर था। पूर्व पश्चिम की बात करें, पूर्व पश्चिम की बात करें, ये लगभग 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। ये लगभग है ना, कोई नहीं कि एकदम नापे है, लेकिन ज्यादातर आपके एग्जाम में यही आपको देखने को मिलेगा, लगभग। ठीक, अब सवाल ये बनता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन लोग थे, कौन थे जो इनका विस्तार किए थे, यहाँ पे कौन कौन सी जातियां हुआ करती थी। तो इसके जो निर्माता थे वो हमने एक चीज आपको बताया था, AM आबलिक PM, सुबह और शाम, इस ट्रिक से याद कर लीजिए। तो ए से आप देखेंगे तो अल्पाइन का नाम आ जाएगा, ए से किसका नाम आ जाएगा? अल्पाइन का, अल्पाइन। एक प्रजाति थी मेडिटेरियन, मेडिटेरियन या काकेशियन भी कह सकते हैं, काकेशियन। ये लोग भूमध्य सागर के किनारे थे। वो काकेशियन का दूसरा नाम भूमध्य सागर है ही है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, चाहे मेडिटेरियन सी कहिए, भूमध्य सागर, ये एक ही नाम है। सर्वाधिक प्रजाति इन्हीं की थी, मतलब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रजाति इनकी थी, सर्वाधिक प्रजाति, सर्वाधिक प्रजाति इन्हीं की थी। उसके बाद पी से एक नाम आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। यम से नाम आता है मंगोलायड का। ये 4 प्रमुख प्रजातियां थी जो उस समय ये क्या की थी? सिंधु सभ्यता के निर्माण में, सिंधु सभ्यता में रहती थी, सिंधु सभ्यता में रहती थी, सिंधु सभ्यता में रहती थी। तो ये AM और PM जो सुबह शाम का ट्रिक हमने आपको बताया, इससे आप लगाएंगे ए से अल्पाइन, एम से मेडिटेरियन, पी से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और यम से मंगोलाइड। यही चारों प्रजातियां थी जो उस समय सबसे ज्यादा इनकी भूमिका हुआ करती थी। मेडिटेरियन का मतलब मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, काकेशियन। तो जब ये देखा गया कि सर्वाधिक इनकी प्रजाति थी, तो सर्वाधिक प्रजाति थी तो इन्हीं को ही मुख्य निर्माता माना गया, मुख्य निर्माता माना गया, मुख्य निर्माता माना गया, मुख्य निर्माता माना गया। किसको मुख्य निर्माता माना गया? मेडिटेरियन या काकेशियन या भूमध्य सागरीय को। वही प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की अगर हम लोग बात करें
तो सिंधु क्षेत्र में आने वाली ये पहली प्रजाति थी, पहली प्रजाति थी, सिंधु क्षेत्र में आने वाली सबसे पहली प्रजाति थी। आज भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड को वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण भारत में इनका विस्तार पाया जाता है। दक्षिण भारत में इनकी प्रजातियां निवास करती हैं, आज भी निवास करती हैं, जिनको द्रविड़ के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ जो SC ST के अंतर्गत हैं, के अंतर्गत आई जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार आप लोगों ने सिंधु सभ्यता का शुरुआती दौर देख लिया, कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति थी, इससे जुड़े कौन कौन से इतिहासकार थे, किसने खोजा, किसने पहचाना, किसने जाना, कहाँ कहाँ है, उपयुक्त नाम क्या है, उपयुक्त तिथि कौन कौन सी है, किस तिथि का किसने किसके अनुसार होगा, चारों दिशाओं में अंतिम सीमा और इसके निर्माण करता उस समय की कौन कौन प्रजातियां थी, ये सब आप देख लिए। अब इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो पूरी मैप पे होगी और पूरा मैप बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे कौन कौन सा पूरा स्थल कहाँ कहाँ था और वहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो उम्मीद और विश्वास है चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।